नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक गंभीर विषय पर बात करते हैं कि ये फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों इतना अनरेस्ट और केओस हो रखा है और सरकार का क्या स्टैंड है। इस विषय में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं, तभी ये जो है एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन गया है और जिसको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं लग रहा। लेट मी फर्स्ट गिव ए ब्रीफ बैकग्राउंड कि अभी तक एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर गवर्नमेंट ने वेलफेयर सब्जेक्ट में रखा हुआ है और फार्मर का शोषण ना हो, इसीलिए एक उसको मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि कोई भी आदमी डायरेक्टली फार्मर से डील नहीं कर सकता। और APMC दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़ बनाई हुई हैं और वो APMC विल टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स को वो एक मिनिमम सेलिंग प्राइस अफोर्ड कराती हैं, तो देयरफॉर फार्मर अपने प्रोड्यूस को एक मिनिमम सेलिंग प्राइस दैट इज़ MSP पर बेच सकता है, जो कि गारंटीड है। APMC अपनी एक ट्रांजैक्शन फ़ीस लेती है जो कि रेवेन्यू स्टेट को जाता है और ये रेवेन्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 हज़ार करोड़ पर एनम स्टेट को मिल जाता है। बट नाउ दैट द सेंटर हैज़ come up with an act which is called Farmers Produce Trade and Commerce Act 2020। इस एक्ट के अनुसार अब APMC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और फार्मर अपने स्टेट में या किसी दूसरी स्टेट में फ्रीली अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। Thus, private players are given freedom to enter into agriculture sector. Government claims that this will attract private investment which will boost the annual income of the farmer to the double or even more। अब इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम एमर्ज होती हैं। फर्स्ट इज दैट द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी लूजिंग ए ह्यूज रेवेन्यू टू द सेंटर। सेकेंड इज ए प्राइवेट प्लेयर हैज़ बीन अलाउड एंड परमिटेड to interact with poor and illiterate farmers, which may lead to monopolization or victimization of the farmers. Therefore, those governments which are not BJP governments, they are opposing this act politically. इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक और कानून पास किया है जिसका नाम है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि फार्मिंग जो है एक इंडिविजुअल से कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में आ जाए। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि दिस में लीड टू मोनोपोलाइजेशन और कॉरपोरेट सेक्टर उनको विक्टिमाइज कर सकता है बाय सम अनरीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे मे नॉट बी इन ए पोजीशन टू फाइट विद देम इन केस एनी डिस्प्यूट अराइजेस। गवर्नमेंट एक और थर्ड एक्ट भी लाई है जिसे एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 कहते हैं। बाय दिस अमेंडमेंट द गवर्नमेंट हैज डीरेगुलेटेड द सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स, मोर पर्टिकुलरली पल्सेस, अनियन, potatoes, etc. Now anybody can store them to an unlimited quantity। और जो पहले एक सीलिंग लिमिट थी कि जिससे होर्डिंग से बचा जाए, वो गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया है। इस बात पर भी फार्मर्स नाराज हैं कि दिस विल लीड टू मोनोपोलाइजेशन एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ द फार्मर्स। पहले तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में 2020 में क्या ऐसी अर्जेंसी और इमरजेंसी थी कि गवर्नमेंट को ये तीनों बिल और जो कि एक्ट बन गए हैं लेके आने की आवश्यकता थी। फार्मर्स का सोचना है कि बिग कॉरपोरेट प्लेयर्स को उनके ऊपर जैसे कि छोड़ दिया गया हो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये क्लेम करती है और फार्मर को ये समझाने की कोशिश करती है दैट बाय कॉरपोरेट सेक्टर कमिंग इनटू द पिक्चर, बिग इन्वेस्टमेंट्स विल बी मेड and there will be more use of technology and farmers produce will also increase। अब इन legislations को अगर constitutionally देखा जाए तो 7th schedule of constitution provides 3 lists which distributes power between the center and the state। फर्स्ट लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट है जिसमें 97 एंट्रीज हैं। इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स को पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस देयर अपॉन। सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट है जिसमें 56 एंट्रीज हैं और इसमें एक्सक्लूसिव राइट स्टेट गवर्नमेंट को है लेजिस्लेट करने का। तीसरी एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें 47 एंट्रीज हैं जिसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉस
or in case of any conflict, central law will prevail upon the state law. Now strictly speaking, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो यूनियन लिस्ट में भी आता है, स्टेट लिस्ट में भी आता है और कंकरेंट लिस्ट में भी आता है. सो देयरफॉर देयर इज ओवरलैपिंग एंड द कंफ्यूजन इज देयर. In that case, it is the pith and substance rule which has to be followed by the Supreme Court. और ये देखना होगा कि by this scheme, the federal scheme of the government is not taken away. Even the central government has to make a balance. Welfare of the farmer cannot be abrogated absolutely. अगर पहले से कुछ faulty system exist कर रहा है तो replacing that faulty system by another faulty system is not a solution. Government sector and private sector both must coexist and work in harmoniousness with each other. Complete pulling out from the farming sector by the central government is also not proper. Some regulation need to be kept. The backup options available to the farmer should not be taken away, and thus the protests by the farmer cannot be said to be an unreasonable one. जब ये legislation bill stage पे था तब भी farmers का protest था और government should have addressed those points which were raised by them, and then only it should have proceeded to make it as a complete act. I hope a better sense will prevail upon the government and it will review the legislations and incorporate suitable changes which may be required. The farmer's interest is paramount and must be taken care of by it. Thank you very much. Jai Hind.